हेलो बच्चों, 10वीं क्लास का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है उस लेक्चर को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो कल हमने किया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, और पीरियड्स का मतलब भी हमने पढ़ा था। पीरियड क्या होते हैं? एक रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर एक चीज अपने आप को बार बार रिपीट कर रही हो तो उसको हम पीरियड बोलते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इन एलिमेंट्स के अंदर क्या था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते थे। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना हमने कि वो पीरियोडिकली उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर रहे। मतलब एक एलिमेंट उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर रहे। सबसे पहले हमारे इनको सोल्व करने के लिए, इसको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले केमिस्ट आए थे, एक साइंटिस्ट आए थे हमारे, डॉबेराइनर। ठीक है, डॉबेराइनर ने क्या किया था कि अपना लॉ दिया था, अपना नियम दिया था इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। जब डॉबेराइनर ने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था, या उसके टाइम तक 30+ एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद थे अप्रोक्सीमेट, तो उन्होंने अपना नियम दिया था, अपना एक लॉ दिया था कि क्यों न एलिमेंट्स को इस तरह से हम क्लासिफाई करें, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, एंड उनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मतलब उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसके बढ़ते हुए क्रम के अंदर यदि उनको लिखें तो उन्होंने 3-3 के ग्रुप दिए थे, 3-3 का पीरियड दिया था कि हमारे पास 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, उन्हीं को बोलते हैं त्रिक या ट्रिक। इसमें क्या था कि डॉबेराइनर ने इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि क्यों ना एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें। जैसे ये एक त्रिक बनाया था, त्रिक का मतलब 3 एलिमेंट्स का समूह बनाया था, 3 तत्वों का समूह बनाया था, ग्रुपिंग की थी उसने। 3 एलिमेंट कैसे रखें? जैसे एक पोटेशियम हो गया, एक लिथियम हो गया, एक लिथियम हो गया, एक पोटेशियम हो गया, सोडियम, और एक पोटेशियम हो गया। इन तीनों को इस तरह से अरेंज, जैसे कि लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो है लिथियम 6, ठीक है। पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39 अप्रोक्सीमेट, और जो सोडियम का एटॉमिक मास है वो है 23, ठीक है। डॉबेराइनर ने कहा था कि इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में हम इनको अरेंज करें, और उनकी एक त्रिक बनाया था, 3 एलिमेंट्स का समूह बनाया था, और उन समूह के अंदर उसने ये कहा था कि जो आउटर बाहर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के मास का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो बीच वाले एलिमेंट के मास के बराबर होगा। मतलब कि उसने क्या कहा था कि बीच वाले एलिमेंट का मास कितना होगा, इसके साइड में जो 2 एलिमेंट्स हैं उन दो एलिमेंट्स के अर्थमेटिक मीन के बराबर। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है माध्य। माध्य का मतलब यदि हम इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, इन दोनों को ऐड करके और इसका आधा करें तो लगभग अप्रोक्सीमेट इसके मास के बराबर आना चाहिए। चलो करके देख लेते हैं। 6 + 39 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 6 15, और ये 3 और 1 4, 45 डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा 2 2 = 4 और 2 2 = 4 और 2 5 = 10, 22.5 लगभग अप्रोक्सीमेट ये सोडियम के बराबर है, ठीक है। उसी तरह से उसने और ट्रिक दी थी, एक और ट्रिक दिया था। इस तरह से उन्होंने 3 ट्रिक दिए थे, ठीक है। उस समय पर इतने ही जो एलिमेंट्स थे वो मौजूद थे वहां पर। तो इस तरह से डॉबेराइनर ने अपना ट्रिक दिया था कि क्यों ना एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करें कि सबसे पहले तो हमने अरेंज करना उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में। इसका 6 है, इसका 23, इसका 39 है, और इस ऑर्डर में हम अरेंज करें कि इसका जो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, जो द्रव्यमान है, वो इन दोनों के द्रव्यमान के माध्य के बराबर हो। तो माध्य मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो 22.5 ये लगभग नियरली 23 के इक्वल है। तो इसी तरह से ये उन्होंने ट्रिक दिया था। इसी तरह से कुछ और ट्रिक दिए थे। तो उसमें दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई इसमें कि उसने ट्रिक बना लिए थे और सिर्फ 3 ट्रिक ही बन पाए, 3, ठीक है।
चौथे त्रिक के अंदर यदि हम बात करें, जैसे एक उन्होंने बनाया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, दूसरा बनाया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये भी कुछ ऐसा ही है ट्रिक। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास को ऐड करके और 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास स्ट्रोंशियम का क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा। तो वो क्या है, ये एक ट्रिक है। इसी तरह से एक ट्रिक और बना, सिर्फ 3 ही बना। ये था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक ये ट्रिक बन पाया, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है कि इसका 39.5 और यहाँ पे इनका अगर बात करें दोनों की, तो दोनों का एटॉमिक जो मास होता है उनका अगर अर्थमेटिक मीन निकाले, माध्य निकाले, तो वो ब्रोमीन के मास के बराबर आएगा। तो ये 3 ट्रिक ही बन पाए उस समय पर डाबेराइनर ने। आगे जब इसने बनाना चाहा, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, इनकी एक जैसी हैं, इनकी एक जैसी हैं। प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर से इसने क्लासिफाई किया था। यदि चौथा ट्रिक वो बनाने लगे तो उसमें गड़बड़ आ गई। गड़बड़ क्या थी, इसके केस में नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। यदि हम इसकी बात करें, उन्होंने ये भी बनाया था। इन तीनों की भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। यदि इनका हम मास देखें, तो ये होगा, ये 14, ये 31 और ये 74। अगर हम इसका इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालें तो इसका अर्थमेटिक मीन 14 प्लस ये हो जाएगा 88, और 88 का अगर निकाले अर्थमेटिक मीन तो वो 44 आता है। मतलब ये 31 है और वो 44 बहुत ज्यादा है। तो इस केस के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इसके केस के अंदर ये क्या था, ये जो ट्रिक है डाबेराइनर का, ये काम नहीं कर पाया और इसकी वजह से ये असफल रहा। इसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया गया डाबेराइनर की थ्योरी को, कि भाई ऐसे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, आपने तो 3 ही बनाए। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इसके केस के अंदर ये आपका जो ट्रिक है इसने काम नहीं किया। तो अब हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट, तो ये एक लिमिटेशंस थी डाबेराइनर की। लिमिटेशंस क्या क्या थी कि वो उस समय पर जो एलिमेंट्स मौजूद थे, 3 3 6 3 9 3 चौक 12 30+ एलिमेंट मौजूद थे, और उन्होंने वो सिर्फ 3 ट्रिक ही बना पाए। चौथे ट्रिक के अंदर जब उसने चौथा ट्रिक बनाना चाहा तो वहां पे क्या हुआ, उसका ट्रिक जो है वो फेल हो गया, उसकी थ्योरी फेल हो गई। अब दूसरे हमारे पास जो केमिस्ट आए थे, जो साइंटिस्ट आए थे, वो न्यूलैंड आए थे। न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था, अष्टक, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टव्स। वो क्या था, उसके बाद क्या था, न्यूलैंड आए थे हमारे केमिस्ट, न्यूलैंड ने एक अष्टक सिद्धांत दिया था। अष्टक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि हम जो संगीत के सुर होते हैं, 7 जो सुर होते हैं, उन 7 सुरों के अनुसार उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। वो कैसे किया था क्लासिफाई, जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो म्यूजिक के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद जो सा आएगा वो यहां पर आएगा। मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 सुर हैं, तो 7 एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग, लेकिन जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर होंगी। यही था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टव्स। यहाँ पे देखो, सा 7 सुर के बाद अगला जो सा आता है उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, लेकिन क्या है कि वो आगे वाला सा थोड़ा सा ऊंचा बोला जाएगा। इसी तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को भी इसी तरह से अरेंज किया गया कि पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हों। तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टव्स। जैसे कि बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद जो 8वां एलिमेंट है सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी
मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। मतलब 7 एलिमेंट के बाद अगर 8वां एलिमेंट हम देखें तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, मिलती जुलती है यहाँ पे। तो इस तरह से ये तो ऐसे ही एलिमेंट लिखे हैं। न्यूलैंड कास्टक सिद्धांत ये था कि पहला एलिमेंट और उसके बाद 8वां एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। ठीक है, तो उसकी जो सीमाएं थी वो क्या थी कि भाई इस सिद्धांत को भी क्यों नहीं लाया गया। उस समय पर जब न्यूलैंड्स ने अपना काम शुरू किया था तो उस समय पर 56 जो एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स डाबेराइनर के समय पर मौजूद थे। और उन्होंने ये सोचा था कि उन्होंने सभी एलिमेंट्स को इसके अंदर अरेंज कर दिया था। उन्होंने ये सोचा कि आगे जो एलिमेंट्स हैं उनकी कोई भी खोज नहीं होगी, लेकिन आगे बहुत सारे एलिमेंट खोजे गए, बहुत सारे तत्वों की खोज हुई। और जब उनको अरेंज किया गया इस तरह के ऑर्डर के अंदर, जब सिमिलर प्रॉपर्टीज देखी गई तो इस तरह से उनकी प्रॉपर्टी मिक्स नहीं होती या मैच नहीं करती थी। सेम एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप के अंदर रखे गए, या डिफरेंट जो एलिमेंट्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसके हिसाब से वो सेम ग्रुप के अंदर रखी गई। तो इस तरह से भी ये क्या हुआ, इनके अंदर ये क्लासिफाई नहीं हो सके। उसके बाद एक रशियन केमिस्ट आए थे लास्ट, मेंडलीव्स ने इनको क्लासिफाई किया था। मेंडलीव्स ने बताया था कि कुछ एलिमेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल रो के अंदर, इस तरह से रो के अंदर, तो हॉरिजॉन्टल रो जो होती है उनको उन्होंने पीरियड कहा। और जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम जो खड़ी लाइनें हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन्होंने उनको ग्रुप कहा। तो मेंडलीव्स ने 8 ग्रुप और 6 पीरियड बनाए। 8 ग्रुप और 6 पीरियड बनाए। उनके अंदर उन्होंने क्या किया, उनके हाइड्राइड जो जितने भी एलिमेंट्स थे उनके हाइड्राइड यानी 56 एलिमेंट्स से वो लगे थे क्लासिफाई करने के लिए। आगे जितने भी एलिमेंट खोजे गए उन सभी को उसने क्लासिफाई किया और उनकी जो प्रॉपर्टीज है, सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो एक ग्रुप के अंदर रखी गई। जैसे वैलेंसी हो गई, या हम बात करें मेटेलिक करैक्टर की या नॉन मेटेलिक करैक्टर, ठीक है, या साइज की हम बात करें, तो उनके हिसाब से उनको एक ग्रुप में के अंदर रखा था। और उस समय उन्होंने 6 जो है वो पीरियड बनाए थे और 8 ग्रुप्स बनाए थे, 8 वर्ग बनाए थे। ठीक है, और जो 6 आवर्त बनाए थे मेंडलीव्स। उन्होंने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था वो उनके ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर और दाएं से बाएं डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उन्होंने उनको क्या किया था, अरेंज किया था। उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अंदर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर इंक्रीज हो रहे थे उन सभी के अंदर। तो यहाँ पे 8 तो ग्रुप बनाए थे और 6 पीरियड बनाए थे। तो मेंडलीव्स की जो आवर्त सारणी है वो क्यों डिस्कार्ड कर दी गई? वो इसलिए डिस्कार्ड कर दी गई क्योंकि मेंडलीव्स ने जो एलिमेंट्स क्लासिफाई किए थे उसमें भी वही प्रॉपर्टी थी कि जो हाइड्रोजन है और लिथियम है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए मेंडलीव्स कि भी हाइड्रोजन को कहां पर रखें। सबसे बड़ी लिमिटेशंस जो सीमाएं थी वो यही थी कि मेंडलीव्स किसको, हाइड्रोजन की पोजीशन को वो फिक्स नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को कहां पर रखें। और जो 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स जब मेंडलीव्स ने अरेंज किए थे, तो 63 एलिमेंट्स में से क्योंकि आगे जो एलिमेंट्स खोजे गए उनमें उनके एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी थे, जैसे कार्बन के आइसोटोप्स हो गए और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। उन आइसोटोप्स की पोजीशन भी फिक्स नहीं थी कि उन आइसोटोप्स को कहां पर रखें। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटॉमिक मास, एक एलिमेंट जिनका अलग अलग मास हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 भी हो सकता है, ठीक है, 1H1 1H2। तो ये हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं। इसी तरह यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 भी दिखाता है और 14 भी दिखाता है, 14 भी दिखाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आइसोटोप्स हैं उन एलिमेंट्स के, तो इनकी पोजीशन फिक्स नहीं थी। तीसरी जो लिमिटेशंस थी, तीसरी जो सीमा थी वो ये थी कि वो उनके द्वारा अरेंज किए गए जितने भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो अलग ग्रुप के अंदर कहीं पर रखे हुए थे, ठीक है। और जो
डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी वो एक ग्रुप के अंदर रखे हुए थे, कुछ इस तरह से भी एलिमेंट थे। तो यहाँ पे उसकी तीसरी लिमिटेशन थी। तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 35 भी दिखाता है और क्लोरीन का जो मास होता है वो 37 भी होता है। तो ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। इन आइसोटोप्स को उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे जो आवर्त सारणी थी मेंडलीव की, उसके अंदर जगह नहीं मिली कि कहाँ पर इसको रखें। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इस थ्योरी को हमने नहीं माना और एक नई आवर्त सारणी बनाई जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसमें क्या था, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के अनुसार, अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के अनुसार किसी के ऑक्साइड लिखो या किसी एलिमेंट के हाइड्राइड लिखो। तो बुक के अंदर वो पूरी पीरियोडिक टेबल दी हुई है मेंडलीव की, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दी हुई है, उसके ऊपर उसके हाइड्राइड के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ऑक्साइड के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जैसे यदि हम बात करें पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की अगर ऑक्साइड लिखेंगे तो K2O, ठीक है, K2O ये ऑक्साइड हो गया। और इसका अगर हाइड्राइड लिखेंगे तो KH, ठीक है, ये हाइड्राइड हो गया। इस तरह से फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का लिखें तो ये होगा एल्यूमिनियम का Al2O3 और AlH3, ये हाइड्राइड हो गया, ये ऑक्साइड हो गया। अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन के जो ऑक्साइड हम लिखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऐसा बनाता है, और हाइड्राइड लिखें तो CH4। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये एलिमेंट हमें दे दिए, इनके ऑक्साइड बनाओ और हाइड्राइड बनाओ। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर।